हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 10th हिंदी अ पार्ट का मैं ये प्री बोर्ड सेकंड जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2020-21 का मैं प्रश्न पत्र डाल रहा हूँ। इसी तरह से अब प्री बोर्ड सेकंड जो अभी आप देंगे मिलता जुलता सेम इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न पत्र होगा। ये हिंदी अ का है, इसमें जानते ही हैं समय 3 घंटे मिलते हैं, 80 मार्क्स का होता है। और इसमें जो खंड है अ और ब दो करके दिया गया है। खंड अ में क्या है आपका कि गद्यांश आते हैं। खंड अ में आपके गद्यांश आते हैं जो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है कि अपठित होता है जो आप पढ़े नहीं हैं, और दूसरा गद्यांश होता है जो पठित होता है, बुक का होता है, और उससे आधारित प्रश्न दिए जाते हैं जो वैकल्पिक होते हैं, वर्णनात्मक नहीं होते, वस्तुपरक होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो ये गद्यांश फर्स्ट जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि सांच बराबर तप नहीं, यहाँ से आप देख रहे हैं सांच बराबर तप नहीं, सुक्ति में सत्य की महत्ता को स्वीकार किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि उसमें क्या होता है कि कभी कभी टाइटल चुनने के लिए आता है कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो मैं बता दूं कि आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। ये हमेशा टाइटल या तो ऊपर फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में होता है, और इस तरह के अगर आपको मिले, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि ये भी टाइटल दे सकते हैं जो इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ है। तो और नहीं तो जो भी आपको लगे जिसके बारे में पूरी बातें बताई जाए, जैसे सत्य के बारे में पूरी बातें बताई गई है इसमें, तो हम क्या कर देंगे, सत्य का महत्व, यानी सत्य की महत्ता लिखें या सत्य का महत्व, किसी भी चीज का जो आए। अनुशासन के बारे में बता रहा है तो अनुशासन का महत्व आप टाइटल डाल दीजिए, बिल्कुल इजीली आप डाल सकते हैं। जिसके बारे में बताए उसका महत्व बस डाल दीजिए। जैसे पुस्तकालय के बारे में दे रहा था, पुस्तकालय का महत्व, विद्यालय के बारे में दे रहा है, विद्यालय का महत्व, किसी धर्मात्मा के बारे में बता रहा है तो उस धर्मात्मा का नाम जो अगर उसमें है तो उसका महत्व। तो इस तरह से ये टाइटल बिल्कुल इजीली आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे सत्य देख रहे हैं ना, बार बार सत्य के बारे में बता रहा है, यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र का उदाहरण भी लाया। तो इस तरह से सत्य के बारे में बताया, इसलिए सत्य का महत्व इसका टाइटल दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रश्न पूछे आपको उसी तरह से आपको उत्तर देना है। सच का मार्ग कैसा होता है तो आप इसमें से ढूंढेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तब कैसा व्यक्ति कर सकता है, अब ये तो बिल्कुल इजी होता है, बाहर से भले हो, लेकिन इसी में से चुन चुन करके आपको आंसर देना है। और गद्यांश 2 में देखिए ये क्या होता है। अब बाजार में एक जादू है, तो आप बाजार चैप्टर वाला आपका तो है ही, तो उसमें से निकाल करके ये दे दिया। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हुए भी आंसर गलत कर देते हैं, और बिना देखे मन में याद है कि इसका उत्तर ये है, लेकिन आपको पैसे से करना होता है, बाहर से कोई आंसर न डालें, इसमें से ढूंढें और जो उत्तर मिले उसी को देना होता है। बाजार का असर सबसे ज्यादा होता है जब, अब देखिए इसमें 4 तरह के विकल्प दे दिए गए, तो आप बुक में जो पढ़े हैं उसके अनुसार तो है ही, लेकिन इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके आपको करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से ये आपका गद्यांश पाठ हुआ, 2 जो 5-5 नंबर के हैं। ऐसे ही आपका पद्यांश में अगर हम चलते हैं तो जो कविता के पर आधारित होता है प्रश्न, उसको वाक्यांश बोलते हैं। उस वाक्यांश में क्या होता है, जैसे देखिए ये वाक्यांश आपके पास आ गया। यदि आप इस वाक्यांश को चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखे
कि आप प्रश्न पत्र 2 में दिए गए वाक्यांशन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। अब इस तरह से वाक्यांश पर आधारित होता है, ये भी 5-5 नंबर का होता है। 2 दिया जाता है, एक आउटसाइड का होता है यानी अपठित होता है और दूसरा पठित होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद उत्तर देना है। अब जैसे देखिए, पाहन शब्द का क्या अर्थ है। अब इसमें जब तक पढ़ेंगे नहीं कि पाहन शब्द का अर्थ इसमें क्या दिया है, ऐसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये कबीरदास भी कहते हैं। तो पाहन पूजे हरि मिले यानी पत्थर के पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को मैं पूज दूं कि पूरे ईश्वर खुश हो जाए। तो यहाँ पर पाहन शब्द का क्या अर्थ है, तो पाहन का पत्थर हुआ। ऐसे ही आपके बहुत सारे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। मैं तो सिर्फ प्रश्न पत्र डाला हूँ और सारे सब्जेक्ट का मैं डाल दूंगा जो PT2 के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये PT2 नहीं, सॉरी, ये आपका ये है सेकंड प्री बोर्ड यानी द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से ये आपका देखिए 7th पेज पर आ गए। अब इसमें अलंकार के बारे में भी दिया हुआ है। लगती है जैसे तरु के नीचे कविता सुप्त पड़ी है, पंक्ति में अलंकार है। तो लगती है जैसा लगे, तरु के नीचे कविता। देखिए, तनु जनु जानो मनु मनो मानो, अगर ऐसा है तो प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक में 2 शब्द आते हैं। पहले देखिए छांटने की क्रिया शुरू कीजिएगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब आइएगा कि ये होगा। डायरेक्ट ये आंसर ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। पहले छांटने की क्रिया, जैसे परीक्षा में मैं बता दिया कि तनु जनु जानो मनु मनो मानो, इस तरह से अगर उसमें शब्द रहता है तो हम उत्प्रेक्षा मान लेते हैं। रूपक में क्या होता है, एक के रूप को दूसरे पर आरोपित किया जाता है। यमक में क्या होता है कि 2 शब्द एक ही जैसे जुड़वे जैसे ट्विन जैसे होते हैं और अर्थ दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। और उपमा में क्या होता है कि जैसे किसी से हम तुलना करने लगते हैं उपमान और उपमेय में की तरह। तो यहाँ पर लगती है जैसे तरु, अब देखिए लगती है जैसे तरु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से अलंकार के बारे में है। किसान की बेटी के प्रति पृथ्वी का व्यवहार है। अभी ये तो आप देख देख करके कर सकते हैं। ये देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो जानते ही हैं कि एक वाक्य का होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य को जोड़ दिया जाता है और के द्वारा। और मिश्रित वाक्य में संबंध कारक के जो चिन्ह है का के की के द्वारा, वो 2-3 वाक्य एक साथ जोड़ दिया जाता है, वो मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इस तरह से वाक्य के बारे में आप पढ़े ही होंगे। अब ये संज्ञा, उपवाक्य, सर्वनाम, ये विशेषण, ये आश्रित, ये क्रिया विशेषण, ये सारे आप पढ़े हैं। इसके अनुसार आप देख लीजिए कैसे करना है। ये देखिए, एक ये भी आता है, गांधी जी को कौन नहीं जानता, रेखांकित पद का परिचय। पद परिचय आपको देना है कि इसमें कौन सा सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि कर्ता कारक है। तो गांधी जी, ऐसा तो आप जानते हैं ना कि जो काम करे वो कर्ता होता है। तो गांधी जी को कौन नहीं जानता। तो गांधी जी तो मेन तो कर्ता यही हुए। तो कर्ता कारक वाले कौन कौन है, देखिए अब पहले तो छांट देंगे। अब ये कर्म कारक वाला होगा नहीं, ये भी कर्म कारक वाला होगा नहीं। अब कर्ता कारक में 2 बच गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फिर अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज कह रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक कह रहा है। इसमें व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुवचन है, ये तो गलत है क्योंकि गांधी जी तो एक थे
और देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक है। पुल्लिंग है गांधी जी, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर दिया है कर्ता कारक, ये भी कर्ता कारक दिया है, ये भी कर्ता कारक दिया है। तो अंतर कहाँ पर है एक वचन और बहुवचन में, ये हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में। इन दोनों में क्या अंतर है एक वचन और बहुवचन में। तो यहाँ पर गांधी जी एक थे तो एक वचन होगा, तो यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे ये। बाकी तो सब देख ही रहे हैं आप, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो व्यक्ति पहले तो कर्ता कारक है, जो काम करने वाला सो कर्ता कारक सब्जेक्ट है, कर्म कारक तो होगा नहीं, तो पहले कर्म कारक दोनों छाट दिए, बच गया कर्ता कारक, तो 1 और 4 हो गया। अब उन दोनों में देखेंगे कि क्या क्या सेम है और क्या अंतर है। तो वचन में अंतर हो गया एक वचन और बहुवचन में। तो जब हम जान गए कि ये गांधी जी अकेले थे तो एक वचन वाला होगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से पहले छाटने की क्रिया, गलत कौन है पहले उसको हटाइए, फिर बाद में जब जो बचे उसमें देखना है कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर उपवन में कितने सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का परिचय है। अब क्या है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है या निपात है। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं किसी को, विस्मयादि बोधक में क्या होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहता है। तो पहले तो हम चिन्ह से ही समझ जाएंगे। जैसे लिखा है देखिए, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यहाँ पर चिन्ह है, जैसे इस तरह का चिन्ह होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो इससे बस सीधे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक सीधे लगा देंगे। संबंध बोधक में वो दोनों के बीच में हाइफन लगा रहता है। और इस तरह से तो इसमें बिल्कुल आसानी से खुशी जब हो तो वाह ऐसा लगे। तो ये जो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तो इस तरह से इसमें होते रहता है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया, कल हम अटल पार्क में गए। अब रेखांकित पद का परिचय है। अब गए ये तो क्रिया है, कल हम अटल पार्क में गए, और ये बात कर रहा है किसका, भूतकाल की, क्योंकि गए थे ना, कल की बात बता रहा है। कल हम, यहाँ कल बता रहा है कि कल हम गए, तो गए यानी पास्ट की बात हो गई, और गए पर टिक लगाया हुआ है, नीचे अंडरलाइन है, तो उसमें इसका पद परिचय बताना है। तो भविष्यत काल तो आप जानते ही हैं कि किसके लिए होता है, वर्तमान काल में तो है लगा रहता, अभी की बात होती है तो वर्तमान काल में होता है। ये कल की बात कर रही है तो ये पहले तो नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद भविष्यत काल होगा रहता, वो भी नहीं है। ये भूतकाल की बात है, पास्ट की, कि कल हम अटल पार्क में गए, गए मतलब गए थे। अब बच गया भूतकाल और भूतकाल दोनों में। अब इसमें देखेंगे कि क्या अंतर है। अब यहाँ पर भूतकाल, इसमें भी भूतकाल है, सही है। बहुवचन ये है, बहुवचन ये है, ये भी सेम है। पुल्लिंग ये भी है, पुल्लिंग ये भी है। क्रिया इसमें भी गए लिखा, गए तो जाना क्रिया है, जाना से गए बना, तो क्रिया ये भी है, क्रिया ये भी है। अब बच गया तुम्हारा अंतर किसमें, तो अकर्मक और सकर्मक में। अकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म ना हो, यानी ऑब्जेक्ट ना हो, और सकर्मक मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो। और हम कैसे समझेंगे कि ये कर्म कर्म है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्म मतलब जिसमें कर्म नहीं है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कल हम अटल पार्क में गए थे। अब प्रश्न उठेगा कि कहाँ गए थे, तो अटल पार्क गए थे। ऐसे ही रहता कि मैं कल विद्यालय गया था, तो कहाँ गया था, तो विद्यालय, यानी जाने का जो स्थान है जहाँ पर गए, ठीक है, तो वह कर्म बन गया। तो यहाँ पर अटल पार्क क्या हो गया, कर्म बन गया। अब इंग्लिश में यही लिखते तो क्या लिखते, वी वेंट टू अटल पार्क, वी वेंट टू अटल पार्क। तो अटल पार्क क्या है, कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ वहां। ऐसे ही यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक, यानी कर्म के साथ है ये, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो ये क्या, ये इसमें नहीं, यहाँ पर है अकर्मक और सकर्मक सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पर कौन सा है, तो सकर्मक यानी थर्ड वाला, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर को छांटते हैं।
तो इस तरह से इसमें अब किसकी रेखा धीरे धीरे चलती है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है। परिमाण में क्या होता है, संख्या की अवबोध होता है। परिमाण में नाप तौल होता है, 4 किलो, 5 किलो, 1 दर्जन, 2 दर्जन, इस तरह की बात होती है। कालवाचक में मतलब समय बताता है, रीति में कैसे चलना है। स्थानवाचक में किसी स्थान के बारे में बताता है। तो इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। मैं तो जहाँ पर टिपिकल लग रहा है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब देखिए, हम तरन ताल में तैरने जाएंगे। हम तरन ताल में तैरने जाएंगे। अब देखिए, सर्वनाम तो सब में दे दिया और ये कर्ता कारक भी सब में दे दिया। सब में देख रहे हैं, कर्ता कारक है। सर्वनाम भी सब में हो गया। अब देखिए, इसमें हम क्या होता है, मैं का बहुवचन हम होता है। तो इसमें भी इस तरह से जैसे मैं ऊपर बताया था ऐसे ही इसमें छांट देना है, अलग अलग पहले छांट करके बस इसको कर लीजिए। और टाइम उतना नहीं है कि आदमी इस तरह से बता सके। देखते जाइए। घृणा किस रस का स्थायी भाव है, आप जानते ही कि स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस में वीर की प्रधानता होती है, करुण में वही दुख होता है, भयानक में भय होता है, विभत्स में तो जानते ही है वही घृणा वृणा सब इसी में आ जाता है। तो ये स्थायी भाव होता है सबका। ऐसे ही रसराज के नाम से किस रस को जाना जाता है। अब रसराज यानी रसों का राजा कौन है, तो श्रृंगार रस को सबसे बढ़िया मानते हैं, श्रृंगार रस को रसराज मानते हैं। अब कह रहा कि क्रोध की अधिकता में किस रस की उत्पत्ति होती है। अब क्रोध में क्या होता है, अद्भुत तो कोई चीज है नहीं। भय, भयानक में भय होता है, विभत्स में वही जो ऊपर वाला बताया वो होता है। और क्रोध में क्या होता है, रौद्र रूप। जैसे शंकर भगवान का सुना होगा कि रौद्र अवतार या रौद्र रूप में वो जब आते हैं गुस्से में, तो गुस्से को, क्रोध को हम क्या कहते हैं, रौद्र कहते हैं। ये रौद्र होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत हास में क्या होता है, हंसी होती है। क्रोध में गुस्सा होता है, शोक में दुख होता है, और विस्मय में आश्चर्य होता है। तो यही अद्भुत रस हो जाता है, अलग टाइप का। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन की सो बात। इसमें कौन सा रस निहित है। अब ये सब श्रृंगार रस से जुड़ा हो रहता है। इनकी तो जितनी भी रचनाएं हैं सब श्रृंगार रस से हैं, आपको पता ही है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से आपका अब ये सब है, आप ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। बुक के सारे प्रश्न हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छाटिए। सूरदास सबला हम भोरी छूट जाटी ज्यों पागी। सूरदास के पद से होगा ये, क्योंकि सूरदास जब दे दिया, चाहे कबीरदास दे दिया, तो जानते ही हैं कि उनकी रचना हो जाती है। और भाषा भी पहचानना होता है कि किस भाषा में लिखे हैं कोई कवि। ये सब तो आप लोग बुक के पढ़े हैं बच्चों। नेताजी का चश्मा। प्रजा की रक्षा में पंखे खराब पड़े हैं और तीव्र गर्मी है, अतः प्रधानाचार्य को पंखे ठीक करवाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए।
पत्र तो बिल्कुल आसान होता है बच्चों, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ऊपर का प्रधानाचार्य नाम कैसे लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे कि क्या करना है। तो जो इसमें दिया रहता है ना, जैसे विषय में क्या लिखते हैं जिसके बारे में ये देगा, जैसे आपकी कक्षा में पंखे खराब पड़े हैं तो कक्षा में पंखे खराब पड़ने के संबंध में, बस लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, संबंध में, यानी पंखे खराब के संबंध में, बस ये टाइटल दे देंगे। या कक्षा में पंखे खराब पड़ने के संबंध में, जो पढ़े हैं उसको ठीक करवाना है। अब वहां से नीचे हम लिखना शुरू करेंगे कि महाशय सेवा में सभी ने निवेदन है कि हमारे कक्षा में पंखे खराब पड़े हैं और बहुत गर्मी है, ऐसे में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इसे ठीक करवाने की कोशिश की जाए ताकि हम लोग आराम से विद्यालय में पढ़ सकें। इस तरह से लिख करके आपका आज्ञाकारी छात्र, ओबीडियंट स्टूडेंट, जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे इसमें लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5 नंबर में 5 नंबर आ जाते हैं। ऊपर का थोड़ा सा जो शुरुआत और लास्ट जो करते हैं वो एकदम ढंग का होना चाहिए, उस पर भी नंबर होते हैं। इस तरह से अब देखिए, अब ये क्या करना है, इसमें अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर बधाई पत्र, होली के शुभ अवसर पर अपने मित्र सहेली की शुभकामना संदेश, ये संदेश भी लिखने के लिए आता है, तो आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये पेपर खत्म होता है। बच्चे अगर आप इसे लाइक करते हैं तो इस तरह से हम और भी, या सब्सक्राइब करते हैं तो और भी हम पत्र या ये सब जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं ये सब डालते रहेंगे। प्री बोर्ड सेकंड के मैथ साइंस जो भी है मैं जरूर डालूंगा। धन्यवाद। आप लोग परीक्षा की तैयारी ढंग से करते रहेंगे। अच्छा, इसमें जब प्रश्न का उत्तर जब लिखते हैं तो सावधानियां ये बरतनी है कि आपका पेन बिल्कुल सही चल रहा हो। 2 पेन जरूर लेकर के परीक्षा में बैठें, और ब्लैक और इस तरह से आप करते हैं तो थोड़ा उसका प्रभाव पड़ता है। और क्रम से प्रश्न उत्तर लिखने पर जो परीक्षक होता है खुश हो जाता है, कॉपी देखते ही। तो क्रम थोड़ा सही होना चाहिए और लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। कटिंग जितना हो सके कम से कम करें। चौथा हासिल जरूर छोड़े, चौथाई 1/4। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से अच्छे हिंदी में भी मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद।